शुरुआत करेंगे खबरों की। बात हम कर रहे हैं जंग की, जो कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी है। और इसी जंग के बीच में लगातार वार और पलटवार देखा जा रहा है। वार पलटवार के बीच में जानकारी सामने आई कि महायुद्ध के बीच खाड़ी में अब तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच तेल के साथ खाड़ी देशों के सामने अब पानी का भी संकट बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो डीसैलिनेशन प्लांट सबसे आसान और सबसे खतरनाक टारगेट साबित हो सकते हैं। अब ये वही प्लांट्स है, डीसैलिनेशन प्लांट्स, जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो क्या है आप ये समझिए। डीसैलिनेशन प्लांट्स अब ईरान के टारगेट पे रहेंगे। डीसैलिनेशन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाते हैं। यानी कि खारा पानी आप नहीं कंज्यूम कर सकते, नहीं पी सकते, तो वो डीसैलिनेशन प्लांट्स पीने योग्य इन पानी को बनाते हैं खाड़ी देशों के लिए। अब ऐसे में डीसैलिनेशन पर निर्भरता कितनी है इन खाड़ी देशों की? 90% निर्भरता ये देश, ये अरब देश इन डीसैलिनेशन प्लांट्स पर रखते हैं। अब ऐसे में इसे समझिए कि डीसैलिनेशन प्लांट्स पर अगर टारगेट किया जाता है तो फिर कितना नुकसान हो सकता है। अब डीसैलिनेशन प्लांट्स पर 70% की निर्भरता भी रखने वाले देश, और ऐसे में ईरान के टारगेट पर ये डीसैलिनेशन प्लांट्स अब आ गए हैं। तो तेल के बाद अब सीधा पानी की वॉर, पानी पर दबाव। तो जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं वो डीसैलिनेशन प्लांट्स है, और कई देशों की जो पूरी आबादी है वो इसी पर निर्भर है। अब इस पर निर्भरता हम बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनकी निर्भरता इन देशों पर है। और यूएई में हालात को आप ऐसे समझिए, कुवैत पर 90%, ओमान 86%, सऊदी अरब 70% और यूएई 42% तक अपना पीने का पानी इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट से लेते हैं। अब अगर युद्ध की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती है, हम आपको लगातार ये आंकड़े बता रहे हैं, अब ये युद्ध की स्थिति जो है और ज्यादा बढ़ती है तो इसमें से कोई भी प्लांट निशाना बनेगा। तेल की सप्लाई तो ठप नहीं होगी, लेकिन पानी की सप्लाई सबसे पहले रुक सकती है। अस्पताल, इंडस्ट्री, इसका सीधा घरों पर सीधा असर पड़ेगा। और साथ ही साथ में खाड़ी में सिर्फ हथियारों की जंग नहीं होगी, पानी की जंग भी सामने खड़ी हो जाएगी। यानी कि तेल के बाद में पानी की जो जंग होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अब पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है वैसा आज तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया। तनाव चरम पर है, नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और ये लड़ाई जमीनी सेना से नहीं बल्कि हवा और पानी में लड़ी जा रही है। स्टेल्थ बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइल्स और सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन की लगातार बारिश हो रही है। समुद्र में जंग ऐसी भड़की कि सबमरीन से युद्धपोत को धराशायी किया जा रहा है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल
गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलों से समंदर के रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं, क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है। तो ये युद्ध भयंकर रूप लेता जा रहा है, लेकिन इस बीच अब ये जानना जरूरी है कि कौन सा देश कच्चे तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। निर्भरता तो है, लेकिन कितनी? सबसे पहले आप समझिए चीन की कितनी निर्भरता है, वो आपको बताते हैं। दुनिया का ये सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। खाड़ी देशों पर 45% तेल की निर्भरता चीन की है, यानी कि आयात खाड़ी देशों से। लेकिन इसमें भी ईरान का जो तेल निर्यात होता है वो 90% चीन ही खरीदता है, यानी कि 90% चीन के पास ही जाता है। आगे देखिए, भारत की बात करते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो कच्चे तेल की जरूरत का 88.5% आयात करता है। अब ऐसे में जो जरूरत है 55 से ज्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से ही भारत के पास ले आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम जापान की। जापान की अगर बात की जाए तो कच्चे तेल का 95% हिस्सा खाड़ी देशों से जापान आयात करता है। अब ऐसे में ये निर्भरता बता रहा है। दक्षिण कोरिया की आप बात करें, दक्षिण कोरिया जो है वो 70 से 80% तेल के लिए खाड़ी देशों पर ही निर्भर है। यानी कि जो निर्भरता है वो आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर अब भारत को इसी बीच में, ये निर्भरता के बीच में एक बड़ी राहत दी है। ईरान युद्ध के बीच में हॉर्मुज रूट बंद होने से दुनिया भर में पैदा हुए तेल संकट के खतरे के बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर 30 दिनों के लिए अस्थायी अब छूट दे दी, जिसका मतलब कि भारत अगले 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है। रूस के कई तेल टैंकर्स लंबे समय से समुद्र में खड़े हुए थे, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उनका जो सौदा है वो अटका हुआ था। अब इस 30 दिन की अस्थायी राहत से भारतीय रिफाइनरीज को रूस से तेल खरीदने की इजाजत मिल गई है। अब देखिए, अमेरिका का यह भी कहना है कि यह फैसला जो है वो वैश्विक तेल सप्लाई को स्थिर रखने, बाजार में संकट कम करने के लिए लिया गया। तो ये भी बड़ा फैसला सामने आया है और इस फैसले के बीच में देखिए भारत को बड़ी राहत मिली है और अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध थे वो 30 दिन के लिए छोड़ दिए गए हैं और प्रतिबंध जो है वो 30 दिन के लिए कोई भी नहीं लगाए जाएंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच में कई ऐसी डील्स थी जो अधर में लटकी हुई थी और इसी वजह से रूस के जो ऑयल टैंकर्स थे वो बीच समुद्र फंसे हुए थे, क्योंकि उनकी डील पूरी नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे में 30 दिन की छूट दी गई है। और भारत की बात करें, भारत में अब 25 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व बचा हुआ है और इसी के बीच में अमेरिका ने यह छूट दी है। और देखिए, ईरान अमेरिका जंग के बीच में हॉर्मुज जल डमरू मध्य का रूट बंद होने से अब दुनिया की जो तेल सप्लाई है उस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस रास्ते से दुनिया की करीब 20% तेल जो आयात निर्यात है वो तेल जो है वो यहीं से 20% मिलता है, जबकि भारत और चीन का 85% तेल इसी रूट से आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इस वक्त सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल स्टॉक बचा हुआ है और अगर सप्लाई लंबे समय तक रुकी तो देश में तेल संकट गहरा सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को राहत देने का बड़ा फैसला लिया। राहत देते हुए यह फैसला लिया कि अब रूस से भारत 30 दिन तक जो तेल है वो खरीद सकता है। अब इसमें बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला हुआ। बीजेपी के प्रदीप भंडारी के द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया, लिखा गया कि भारत विरोधी राहुल गांधी और कांग्रेस को करारा जवाब मिला।
जिन्होंने तेल की कमी की झूठी खबरें फैलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की रणनीतिक तेल कूटनीति एक बार फिर सफल रही। ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, एक्स पर किया है प्रदीप भंडारी ने। और वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला किया। वार पलटवार शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने इसे भारत के लिए शर्मनाक बताते हुए कहा कि अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि भारत कितना तेल खरीदे। कांग्रेस के एक और नेता जयराम रमेश ने इसे अमेरिकी ब्लैकमेल बताया और सवाल उठाया कि ऐसा कब तक चलेगा। तो जयराम रमेश और साथ ही साथ में ये पोस्ट देखिए जो कि राजीव शुक्ला की तरफ से किया गया और दोनों ने ही सरकार पर निशाना साधा।